Chapters 1425 Beating Feng Jiuge till he spat blood, 1426 Feng Jiuge retreats, 1427 Planning to obtain Red Lotus, true meaning, 1428 Fishing for your beasts chapter start Fang Yuan सीधा Feng Jiuge की तरफ बढ़ा। Of course, उसका स्पेशल रोब पहले से ही उसके ऊपर था, उसके रोब पर चमकती हुई रोशनी थी, और एक लंबा सा सश उसकी कमर और बाहों के गिर्द लिप्त हुआ था। जैसे हाइफैंग युआन आगे लपका, रोब भी उसके साथ हिलने लगा। इमॉर्टल किलर मूव, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। फिर से यही मूव। फंग जिउगे ने ये देखा और मन ही मन आहें भरी, वो इस मूव को तोड़ने में बिल्कुल नाकाम था। इसलिए फंग जिउगे ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने आसानी से फैंग युआन से थोड़ी दूरी बना ली। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। फैंग युआन अपना ध्यान भटकाकर दूसरे मूव्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। भले ही उसके पास मूवमेंट किलर मूव्स हों, वो उन्हें उस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जब वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील यूज करता है, तो डिफेंस के अलावा उसके बाकी सब एस्पेक्ट्स एकदम ऑर्डिनरी हो जाते हैं। फंग जिउगे ने मुस्कुराते हुए सोचा। कई कोशिशों के बाद भी फैंग युआनस फंग जिउगे को पकड़ नहीं पा रहा था, जो जानबूझकर उससे बच रहा था। फंग जिउगे की एड में एक सोच की चमक आई। उसने सोचना बैन नहीं किया था, फैंग युआन अभी भी अकेला क्यों है। फंग जिउगे के खिलाफ इस लड़ाई में फैंग युआन को बाई निंग बिंग, ही लूलैन या दूसरों से कोई मदद नहीं मिल रही थी। इसलिए फंग जिउगे की उनसे निपटने की पुरानी स्ट्रैटेजी अकेले फैंग युआन पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद फैंग युआन के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। भले ही उसका डिफेंस अच्छा हो, वो एक चलता फिरता टारगेट बोर्ड है। चाहे अटैक हो या मूवमेंट, वो मुझसे कमजोर है। पूरी लड़ाई मेरे कंट्रोल में है। नहीं, फैंग युआन इतना बेवकूफ नहीं है। जरूर उसकी कोई और चाल है। फंग जिउगे लापरवाह नहीं था, वो और भी ज्यादा सतर्क हो गया। जब फैंग युआन पास आता, तो वो एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हट जाता। फंग जिउगे, तुमने यहां तक मेरा पीछा किया, अब क्या भागने का इरादा है? फैंग युआन ने ताना मारा। फंग जिउगे की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे ताना मारने का कोई फायदा है? फैंग युआन, पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, तुम्हारी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हारा इमॉर्टल एसेंस भी खत्म नहीं होगा? इतने स्ट्रॉन्ग मेथड की कीमत भी बहुत बड़ी होगी। इनिशिएटिव फंग जिउगे के हाथ में था। स्पीड और बैटल टैक्टिक दोनों में उसका पलड़ा फैंग युआन पर भारी था। ये लड़ाई पिछली लड़ाई से बहुत अलग थी। पिछली लड़ाई में उनके बीच एकदम घमसान युद्ध हुआ था। इस बार दोनों तरफ से एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। कुछ शब्दों के अलावा पूरी तरह शांति थी। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी। उसके पास फंग जिउगे की हरकतों से निपटने का एक तरीका था। 500 साल का अनुभव कोई मजाक नहीं था। बैटल एक्सपीरियंस के मामले में उसके पास भी काफी तजुर्बा था। अगले हाईपैल, फैंग युआन नीचे की तरफ लपका और जमीन पर उतर गया। फंग जिउगे ने उसका पीछा नहीं किया। वो सतर्कता से आसमान में तैरता रहा, इस रेगिस्तान का जायजा लेते हुए। पिछली बार जब फैंग युआन ने एंटी साउंड डेजर्ट का इस्तेमाल किया था, तो उसी इलाके की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। फंग जिउगे ने यह सबक याद रखा था और आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। इस रेगिस्तान में कुछ भी खास नहीं था। प्लोप! एक हल्की सी आवाज के साथ फैंग युआन रेगिस्तान के अंदर घुस गया, जमीन के नीचे बढ़ने लगा। फंग जिउगे ने इमॉर्टल मेथड्स का इस्तेमाल करके जांच पड़ताल जारी रखी, लेकिन कोई शक नहीं था। उसने हमला करने के लिए ड्रम फिस्ट और बेल पाम का इस्तेमाल किया। बैंग बैंग बैंग, क्लैंक क्लैंक क्लैंक। फौरन ड्रम फिस्ट और बेल पाम ने रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। रेत की भारी मात्रा उड़कर कैली के दायरे में धूल का एक बड़ा बादल बना गई। लेकिन फैंग युआन ने उसे इग्नोर कर दिया। वो और गहराई में खोदता चला गया। फंग जिउगे ने हल्की सी तेवर चढ़ाई। वो जितना नीचे जाता, अर्थ पाथ डाउ मार्क्स उतने हाई घने होते जाते। यह फंग जिउगे के लिए नुकसानदेह होता। साथ ही उसी एक शक हुआ, फैंग युआन अब इतना कॉन्फिडेंट है, क्या उसने यहां पहले से कोई इंतजाम कर रखा है? या वो इस जगह की किसी खास बात के बारे में जानता है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है? फंग जिउगे के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे जब वो नीचे की तरफ उड़ा। वो एक तीर की तरह निकला, रेगिस्तान में घुस गया, फैंग युआन का पीछा करते हुए। उसी ये करना ही था, क्योंकि फैंग युआन जमीन के नीचे रहकर इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव को हटाने के लिए इमॉर्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए फंग जिउगे को उसका पीछा करना पड़ा। अगर वो इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव से छुटकारा नहीं भी पाता, तब भी वो गू फॉर्मेशंस या बैटलफील्ड किलर मूव्स सेटअप कर सकता था।
अगर फंग ज्यूगे हिचकी कटा रहता और उसका पीछा ना करता तो फैंग युआन को पूरी तैयारी के लिए बहुत सारा वक्त मिल जाता। इस सिचुएशन में फंग ज्यूगे का इंतजार करना बेवकूफ़ी होती, इसलिए उसी पीछा करके फैंग युआन पर प्रेशर बनाना हाई था। उसी उसके और ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल करने पर मजबूर करना था और उसके बैटल मोमेंटम को खराब करना था। ड्रम फिस्ट, बेल पाम। जमीन की गहराइयों में भी फंग ज्यूगे के साउंड पाथ किलर मूव्स अभी भी बहुत पावरफुल थे। फैंग युआन के चारों तरफ धमाके होने लगे। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। एंटी साउंड डेजर्ट की मदद के बिना फैंग युआन फंग ज्यूगे की भयानक अटैक पावर को पूरी तरह महसूस कर सकता था। जमीन के इतना नीचे जहां अर्थ पाथ डाउ मार्क्स भरे पड़े थे, वहां भी फंग ज्यूगे के किलर मूव्स जबरदस्त थे। यह साउंड पाथ का एडवांटेज था। हर पथ की अपनी स्पेशलिटी होती है, फायदे और नुकसान दोनों में। साउंड पाथ एक माइनर पाथ था, लेकिन इसका एक फायदा था। फायदा यह था कि साउंड पाथ आसानी से ट्रैवल कर सकता था, डाउ मार्क्स के बीच काफी कम टकराव होता था। मिसाल के तौर पर अर्थ पाथ जैसे आम पाथ्स के लिए वाटर पाथ डाउ मार्क्स से भरी जगहों में किलर मूव्स 50 से 7% तक कमजोर हो जाते थे। उतनी हाई पावर का एक साउंड पाथ किलर मूव सिर्फ 20 से 30% हाई कमजोर होता। अगर रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील ना होता तो इन अटैक्स के सामने में ऐप तक टिक नहीं पाता। फंग ज्यूगे ने कल्टिवेट कैसे किया? एक रैंक 7 होते हुए उसके डाउ मार्क एक्यूमुलेशन रैंक 8 के बराबर कैसे हो सकते हैं? छोड़ो इस सब को, अब जवाबी हमले का वक्त है। इमॉर्टल किलर मूव, एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। फौरन फैंग युआन के जिस्म पर एक तेज रोशनी चमकी, लेकिन जमीन की गहराई में रोशनी फैल नहीं सकती थी। जिस पाल फैंग युआन ने रूप बदला, फंग ज्यूगे के इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव ने कुछ गड़बड़ महसूस की। अगले हाई पैल, एक सांस के वक्त में फंग ज्यूगे के सामने की मिट्टी एक धमाके के साथ फट गई और एक बड़ा सा ड्रैगन का सर सामने आया। फंग ज्यूगे इस विशाल ड्रैगन के सर के सामने एक हाथी के आगे चूहे जैसा लग रहा था। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन, फैंग युआन। इस पाल फंग ज्यूगे की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गई। फैंग युआन का जवाबी हमला इतना अचानक और इतना ताकतवर था। ड्रैगन के सर ने अपना मुंह खोला और चांदी जैसी रोशनी की एक लहर छोड़ दी। स्वॉर्ड ड्रैगन ब्रेथ। फौरन चांदी की रोशनी अनागिनत तीरों की तरह निकली। वो बहुत पावरफुल थी और उसने पूरे इलाके को चांदी जैसा चमका दिया। तेज सांस अभी दूर ही थी, लेकिन फंग ज्यूगे को पहले से ही तेज दर्द महसूस होने लगा, जैसे सैकड़ों सुइयां उसके चेहरे पर चुभ रही हों। बूम! स्वॉर्ड ड्रैगन ब्रेथ फंग ज्यूगे पर जा लगी। फंग ज्यूगे के जिस्म से टकराने की आवाजें आने लगी। उसके डिफेंसिव मेथड्स एक्टिवेट हो गए। साउंड वेव्स जबरदस्ती बाहर निकली और यूएस पावरफुल और विनाशकारी ड्रैगन ब्रेथ से नाश हो गई। आम ड्रैगन ब्रेथ सिर्फ एक पाल के लिए ही चलती है, लेकिन फैंग युआन के पास परसिवियरेंस इमॉर्टल गू था। उसकी ड्रैगन ब्रेथ लगातार और निरंतर थी। फंग ज्यूगे को पीछे धकेल दिया गया। स्वॉर्ड ड्रैगन ब्रेथ के असर में उसने आसमान में उड़ते हुए अपने मेथड्स का इस्तेमाल किया, स्वॉर्ड ड्रैगन ब्रेथ की रंगे से बच निकलने के लिए। लेकिन अगले हाई पैल, फैंग युआन ने अपना सर उठाया। घड़ी स्वॉर्ड ड्रैगन ब्रेथ एक चांदी के स्तंभ की तरह ऊपर उठी। यह सबसे तेज तलवार जैसी थी जो आसमान को चीर दे आ रहा है। फंग ज्यूगे अब मुस्कुरा नहीं रहा था, उसका चेहरा रोशनी से चांदी जैसा हो गया था। स्वॉर्ड ड्रैगन ब्रेथ को देखते हुए वो एक बार फिर पीछे हटा। इमॉर्टल किलर मूव, यांग पास ट्यून। स्वूश! वो वहीं से गायब हो गया और फिर 1000 कदम दूर प्रकट हुआ। फैंग युआन ने अपनी ड्रैगन ब्रेथ रोक दी और गुर्राते हुए आसमान की तरफ हमला किया। उसकी चमकदार ड्रैगन की पूंछ घूमी और एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन की स्पीड फट पड़ी। साथ ही उसने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया। हजारों स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स ने असर को बढ़ा दिया, जिससे फैंग युआन को एक अद्भुत गति मिल गई। बूम! एक जोर की आवाज के साथ उसने हवा को चीर दिया और सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ा। पाल भर में फैंग युआन फंग ज्यूगे के सामने प्रकट हो गया। वो इतना तेज था कि फैंग युआन खुद भी समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया। उसकी नजर एक पाल के लिए धुंधला गई और फंग ज्यूगे, जो एक छोटा सा काला डॉट था, उसके सामने आ गया। उनके बीच सिर्फ कुछ दर्जन कदम का फासला था। ड्रैगन ने फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार फंग ज्यूगे पूरी तरह से तैयार था। उसने चिल्लाकर कहा, करो हमला। अगले हाई पैल, आने वाली स्वॉर्ड लाइट ड्रैगन ब्रेथ के खिलाफ वो बचने के बजाय उसने हमला कर दिया। बूम! एक जोर के धमाके के साथ फंग ज्यूगे एक टॉप गोले की तरह पीछे की तरफ उठ गया। पहली बार उसके चेहरे पर हैरानी थी जब उसने गहरा शक महसूस किया, ये कैसे हो सकता है? फैंग युआन का रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिव है।
पिछली लड़ाई में जब फैंग युआन एक एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन में बदला था, तब वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को बनाए नहीं रख पाया था। पिछले टकराव में फंग जियोगे ने इसी पर ध्यान केंद्रित किया और जोर से हमला किया, लेकिन अब रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील ने उसका पूरा हमला उसी पर रिफ्लेक्ट कर दिया। फंग जियोगे ने अपनी छाती में दर्द महसूस किया जब उसने खून थूका। उसने हवा में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। पिछले हमले में न सिर्फ फैंग युआन के हमले की ताकत थी, बल्कि फंग जियोगे के हमले की रिफ्लेक्ट हुई ताकत भी थी। दोनों के कॉम्बिनेशन ने यूज खून थूकने पर मजबूर कर दिया। फैंग युआन को एडवांटेज मिल गया था। वो गुर्राया और आगे लपका। पहले बहुत तेज था, लेकिन अब फंग जियोगे ठीक से देख सकता था। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन के चांदी जैसे चमकदार शरीर पर असल में रोशनी की एक परत थी, जैसे बहते पानी जैसा एक पतला कपड़ा। ये सच में रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है। वो अब दोनों इमॉर्टल किलर मूव्स को मेंटेन कर सकता है। उसने ये कैसे किया? यांग पास ट्यून। फैंग युआन चूक गया और फंग जियोगे कहीं और प्रकट हो गया। जिस एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन में फैंग युआन बदला था, वो स्पेस को चीर नहीं सकता था। वो सिर्फ एक सीधी रेखा में तेजी से सफर कर सकता था, जबकि फंग जियोगे के यान पास ट्यून में स्पेस पथ की शक्ति थी। वो उसे एक बिल्कुल नई जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता था। इस पॉइंट से भले हाई फैंग युआन स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू के साथ एक एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन में बदल गया था, वो फंग जियोगे के यान पास ट्यून का मुकाबला नहीं कर सकता था। जब तक कि फैंग युआन बो किंग की इनहेरिटेंस से स्वॉर्ड पाथ मूवमेंट किलर मूव का इस्तेमाल ना करे। लेकिन उससे क्या? यान पास ट्यून की एक टाइम लिमिट थी। एक बार टाइम पूरा हो जाने पर फंग जियोगे मूवमेंट के मामले में नुकसान में होगा। जब तक यांग पास ट्यून एक्टिव है, मुझे इससे निपटने का कोई तरीका ढूंढना होगा। फैंग युआन को एक बार फिर हमला करते देख फंग जियोगे का दिल डूब गया। चैप्टर 1426 फंग जियोगे रिट्रीट्स रॉ। फैंग युआन ने अपना ड्रैगन मुंह खोला और अपनी स्वॉर्ड लाइट ड्रैगन ब्रेथ छोड़ दी। ड्रैगन ब्रेथ चांदी की बिजली की लहरों जैसी थी, जो अद्भुत गति से फंग जियोगे की तरफ बढ़ रही थी। फंग जियोगे यांग पास ट्यून के साथ लगातार बचता रहा, लेकिन आमतौर पर जब वो यांग पास ट्यून किलर मूव का इस्तेमाल करता था, तो इसका मतलब होता था कि अगला सॉन्ग वॉरियर आने वाला है। दोनों तरफ जमीन के नीचे से आसमान तक लड़ाई चली। वो पीछे हटते और आगे बढ़ते हुए लड़ रहे थे। ड्रैगन गुर्रा रहा था और ढोल बज रहे थे। ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर। रास्ते में फंग जियोगे ने एक क्लोन बुलाया। जेड क्लोन एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन पर झपटा। फंग जियोगे ने मूवमेंट में एडवांटेज हासिल करने के लिए यांग पास ट्यून पर भरोसा किया और अपने बैटल एक्सपीरियंस और शांत एनालिटिकल माइंड के साथ उसने एक भी किलर मूव के एक्टिवेशन में गलती नहीं की। फैंग युआन ने मन हाई मन नाक सिकोड़ी। वो बिना ध्यान भटकाए फंग जियोगे की तरफ लपका। फंग जियोगे जानता था कि ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो पहले तो उसका रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील हाई नहीं तोड़ सकता था। इसे पार किए बिना फैंग युआन को हराने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए फंग जियोगे ने ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर को मुख्य रूप से फैंग युआन का ध्यान भटकाने के लिए कंट्रोल किया। ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर फैंग युआन के आसपास घूमने वाली एक मक्खी की तरह था, उसकी मूवमेंट्स में बाधा डाल रहा था। थोड़ी देर बाद फैंग युआन इस परेशानी को और बर्दाश्त नहीं कर पाया और ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर से निपटने के लिए मुड़ गया। फंग जियोगे की पुतलियां सिकुड़ गईं। फैंग युआन ने अपना टारगेट बहुत जल्दी बदल लिया था, लेकिन फंग जियोगे ने भी तेजी से जवाब दिया। फैंग युआन ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर के पास पहुंच गया। विशाल एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन का शरीर छोटे से ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर के खिलाफ। ड्रैगन गुर्राया, तेज हवाएं चली। उसके बेरहम ड्रैगन पंजों ने ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर पर वार किया। ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर के शरीर पर दरारें आने लगी। एक तीखी आवाज आई और वो एक टॉप गोले की तरह दूर जा गिरा। लेकिन ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर अभी टूटने की कागार पर नहीं था। वो अभी भी लड़ने में सक्षम था। चालाक, फैंग युआन ने ठंडे से कहा। पिछली झड़प में ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर ने हमला नहीं किया था, वो सिर्फ मार खा रहा था। इसलिए रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील अस पर कोई अटैक रिफ्लेक्ट नहीं कर सका। सिर्फ एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन के पंजे अकेले ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर को तोड़ नहीं सकते थे। आखिरकार फंग जियोगे के पास रैंक 8 लेवल के डाउ मार्क्स द ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर का डिफेंस उसके सभी सॉन्ग वॉरियर्स में टॉप पर था। ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर को दूर फेंकने के बाद फैंग युआन फंग जियोगे की तरफ मुड़ा। लेकिन इस वक्त तक फंग जियोगे ने अपना दूसरा सॉन्ग वॉरियर, हेवन एंड अर्थ सॉन्ग वॉरियर, भी छोड़ दिया था। दर्जनों राउंड्स के बाद फंग जियोगे यांग पास ट्यून से बचता रहा, जबकि फैंग युआन से लड़ने के लिए सॉन्ग वॉरियर्स को बुलाता रहा। फैंग युआन 5 दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा था,
लेकिन वो अभी भी एनर्जेटिक और जोश से भरा हुआ था। फंग जियोगे मजबूरन लगातार पीछे हटता गया। ये हो क्या रहा है? पिछली बार तो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को एक्टिवेट करते वक्त फैंग युआन की लिमिट आ गई थी, लेकिन अब वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील और एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को मेंटेन कर सकता है और इतनी देर से लड़ रहा है और अभी भी वो अपनी लिमिट पर नहीं है। फंग जियोगे की नज़र गहरी थी। उसने जानबूझकर सॉन्ग वॉरियर का इस्तेमाल एक कॉम्प्लेक्स बैटल एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया था ताकि फैंग युआन को लगातार सोचना पड़े और इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपनी सोच खर्च करनी पड़े। अगर फैंग युआन मुश्किल से इन दो किलर मूव्स का इस्तेमाल कर रहा होता तो उसके दिमाग में इतनी सोच नहीं होती, वो अब इतनी बड़ी ताकत नहीं दिखा पाता। इसका मतलब उसने किलर मूव्स को सस्टेन करने के मामले में एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू किया है। फंग जियोगे ने अंदाजा लगाया। इसी पल फैंग युआन का शेरा कांपा। फंग जियोगे फैंग युआन पर पूरा ध्यान दे रहा था। उसने ये देखा और खुश हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। लेकिन अगले हाई पल फंग जियोगे ने इस ख्याल को कचरे में फेंक दिया, क्योंकि फैंग युआन ने इमॉर्टल किलर मूव मिरियड ड्रैगन एक्टिवेट कर दिया था। फौरन ड्रैगन्स उड़ने लगे और एक चांदी का समुद्र बना लिया। उनकी ऑरा शानदार और प्रभावशाली थी। ये एक भयानक नज़ारा था। पहले जैसा ही एक सीन फिर से सामने आया। मिरियड ड्रैगन्स उड़ रहे थे जबकि चारों सॉन्ग वॉरियर्स को घेर कर अन पर हमला किया गया। चारों सॉन्ग वॉरियर्स कमजोर पैट गए और नाश्त हो गए। फंग जियोगे ने उन्हें इग्नोर किया। उसने मिरियड ड्रैगन्स की रंगे से बचने के लिए यांग पास ट्यून का इस्तेमाल किया। यांग पास ट्यून की टाइम लिमिट अभी खत्म नहीं हुई थी। फंग जियोगे के पास काफी रूम था। तो इस मूव के बारे में क्या? उसने मिरियड ड्रैगन ग्रुप को देखा। फैंग युआन उनके बीच मिला हुआ था, उस ढूंढा नहीं जा सकता था। अगले पल फंग जियोगे ने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं सीने पर अपने दिल के पास रखा। फिर उसकी पांचों उंगलियों ने उसके सीने पर हल्के और गहरे ढोल की आवाजें पैदा की। थड थड थड। ढोल की आवाज जारी रही, पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। फंग जियोगे को ड्रैगन्स के बीच फैंग युआन को पहचानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये इमॉर्टल किलर मूव एक एरियर अटैक था। इसकी रंगे बहुत बड़ी थी। फैंग युआन अटैक की रंगे में था। अस पर तुरंत असर हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि उसका मोमेंटम कंट्रोल से बाहर हो रहा है। फैंग युआन हैरान रह गया। आखिरकार उसके पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का डिफेंस था, लेकिन वो इस इमॉर्टल किलर मूव को रोक नहीं पाया। नहीं, किलर मूव का ज्यादातर असर रिफ्लेक्ट हो गया, सिर्फ थोड़ा सा सील को पार करके मुझ तक पहुंचा है। लगता है हेवनली कोर्ट ने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील किलर मूव को डिसाइफर करने में कुछ सफलता हासिल कर ली है। फैंग युआन ने मन हाय मन आहें भरी। इसका कुछ नहीं हो सकता था। वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को कई बार इस्तेमाल कर चुका था। हेवनली कोर्ट के पास फेरी जी वे जैसे विजडम पथ के महान एक्सपर्ट्स द स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड के साथ। ये अजीब नहीं था कि उसने ऐसी प्रगति की थी। बूम बूम बूम। जोर के धमाकों के साथ फैंग युआन के आसपास के ड्रैगन्स खुद फटने लगे, धमाके से गायब हो गए। यह इमॉर्टल किलर मूव केओटिक हार्ट ड्रमिंग साउंड मुझे हेवनली कोर्ट ने दिया था। इसमें विजडम पाथ इफेक्ट्स हैं। एक बार इसकी चपेट में आने पर गु इमॉर्टल के विचार अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उनके किलर मूव सस्टेनेबल नहीं रहते। फैंग युआन, तुम कब तक टिक सकते हो? फंग जियोगे इंतजार में था। एक शानदार किलर मूव, ये मुझे टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। फैंग युआन ने इस अद्भुत मूव के प्रभावों पर गौर किया। अभी सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर बड़ी संख्या में इंसानी रूप वाले मिरियड सेल्फ क्लोन्स खुद ही फट रहे थे। नाश्त हुए क्लोन्स की संख्या उसके मिरियड ड्रैगन्स की संख्या से ज्यादा थी। उन्हें देखने पर मिरियड सेल्फ क्लोन्स पहले से अलग थे। उनका रूप बहुत ज्यादा जिंदा लग रहा था और उनके चेहरे पर जिंदा एक्सप्रेशंस भी थे। इस वक्त वो जमीन पर बैठे थे, गहरी सोच में डूबे हुए। केओटिक हार्ट ड्रमिंग साउंड से टकराने के बाद यह मिरियड सेल्फ क्लोन्स खुद ही फट गए और सफेद धुएं में बदलकर गायब हो गए। सेल्फ विल ऐड करने के बाद इन मिरियड सेल्फ क्लोन्स ने विजडम पाथ कॉग्निशन हासिल कर लिया, लेकिन इसी वजह से वो फंग जियोगे के किलर मूव का शिकार हो गए। फैंग युआन ने अपना कुछ ध्यान सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में डाला, अपने नुकसान को देखते हुए। लगभग हर सांस के वक्त में दर्जनों मिरियड सेल्फ क्लोन्स मर रहे थे, लेकिन ये गायब हो रहे मिरियड सेल्फ क्लोन्स फंग जियोगे के किलर मूव से नुकसान नहीं उठा रहे थे। उनमें से ज्यादातर मेरे रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील और एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को सस्टेन करने से मर रहे थे। जब मैंने पहले मिरियड ड्रैगन एक्टिवेट किया था तो मेरे हजारों मिरियड सेल्फ क्लोन्स मर गए थे। ये सच था।
फैंग युआन के दूसरे किलर मूव्स के साथ रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल कर पाने का कारण सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में मौजूद ये मिरियड सेल्फ क्लोन्स हाई थे। हमेशा से फैंग युआन इस बात से परेशान था, भले हाई रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील ताकतवर था, पर इसमें उसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और मेंटल एनर्जी लगती थी। फंग जियोगे से लड़ते वक्त वो सॉन्ग वॉरियर से इंस्पायर हुआ और उसी एक आइडिया आया, मेरे पास भी मिरियड सेल्फ क्लोन्स हैं, अगर मैं इन क्लोन्स से अपने लिए सोचने पर मजबूर कर सकूं तो मेरी बैटल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ जाएगी। ये हासिल करने में दो मुश्किलें थी। पहली समस्या थी कि मिरियड सेल्फ क्लोन्स सोच नहीं सकते थे। सोचने के लिए USEY विजडम पाथ थॉट्स, विल्स या इमोशंस का इस्तेमाल करना पड़ता। दूसरी समस्या ये थी कि भले ही उसके पास बड़ी संख्या में थॉट्स, विल्स और इमोशंस हों, उन्हें अपने क्लोन्स में बांटने के बाद वो सब मिलकर अकेले उसके लिए फायदेमंद नहीं हो सकते थे। फैंग युआन का इसमें पहला ब्रेक थ्रू सेल्फ लव इमॉर्टल गू और अफेक्शन इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके हुआ। ये दोनों बहुत कंपैटिबल द फैंग युआन ने कुछ मॉर्टल गू के साथ मिलाकर एक इमॉर्टल किलर मूव बनाया जिससे भारी मात्रा में सेल्फ विल पैदा हुई। दूसरी मुश्किल फैंग युआन ने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंस से एक मेथड का इस्तेमाल करके हाल की, इमॉर्टल किलर मूव, कलेक्टिव थिंकिंग। ऑफ कोर्स, भले ही ये दोनों समस्याएं हल हो गईं, फैंग युआन को अभी भी अपने विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल पर निर्भर रहना पड़ा ताकि वो मिरियड सेल्फ को एक बिल्कुल नए लेवल पर मॉडिफाई कर सके। फंग जियोगे, तुम्हारा किलर मूव काफी नहीं है। फैंग युआन अपने दिल में मुस्कुराया, क्योंकि उसने लड़ाई से पहले पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में 1 मिलियन से ज्यादा मिरियड सेल्फ क्लोन्स तैयार कर रखे थे। कुछ हजार का मरना कोई बड़ी बात नहीं थी। इमॉर्टल किलर मूव, 3 ब्रेथ्स फ्यूचर विजन। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड ड्रैगन। इमॉर्टल किलर मूव, स्वॉर्ड मार्क्स टारगेटिंग डेथ। फौरन अनागिनत गू वॉर्म्स की ऑरा फैंग युआन के शरीर से निकली। यह ऑरज मेसी और डिसऑर्गेनाइज्ड थी। अनागिनत मॉर्टल गू और बड़ी संख्या में इमॉर्टल गू बाहर उठकर एक शानदार अरेंजमेंट बना गए। ये कैसे हो सकता है? फंग जियोगे बिल्कुल हैरान रह गया। फैंग युआन एक हाई वक्त में इतने सारे इमॉर्टल किलर मूव्स कैसे इस्तेमाल कर सकता है? वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये अकल्पनीय था। उसने हमेशा सोचा था कि फैंग युआन सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 किलर मूव्स एक्टिवेट कर सकता है, वो पहले ही अपनी लिमिट पर था। लेकिन अब ये देखकर फंग जियोगे को आखिरकार एहसास हुआ कि फैंग युआन की इस एस्पेक्ट में सुधार इतना बड़ा था कि उसकी कल्पना से भी परे था। फैंग युआन की ये कमजोरी जो पहले थी, अब कमजोरी नहीं रही थी, ये अब उसकी एक बहुत बड़ी ताकत थी। पहले मिरियड ड्रैगन किलर मूव से काफी क्लोन्स बचे हुए थे। दोबारा इस्तेमाल करने के बाद ड्रैगन्स का एक चांदी का समुद्र फिर से प्रकट हो गया। 3 ब्रेथ्स फ्यूचर विजन ने फैंग युआन को तेज सेंसर्स दिए, जबकि स्वॉर्ड मार्क्स टारगेटिंग डेथ को उसके स्वॉर्ड पाथ डाओ मार्क्स ने बूस्ट किया। यह फंग जियोगे के लिए भी एक बड़ा खतरा था। फंग जियोगे ने अपने दांत पीस लिए, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, ड्रैगन ग्रुप में घुस गया। बम बम बम, आसपास एक घनाघोर धमाके की गूंज उठी। फंग जियोगे मिरियड ड्रैगन ग्रुप के अंदर तबाही मचा रहा था। वो अब और भी ज्यादा हैरान था। ये कोई तुक्का नहीं था। फैंग युआन के पास पूरा कंट्रोल है, उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। जब तक यांग पास ट्यून एक्टिव था, फंग जियोगे ने पीछे हटने का फैसला किया। उसी अकेले फैंग युआन ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। चैप्टर 1427, प्लानिंग टू ऑब्टेन रेड लोटस, ट्रू मीनिंग। नारंगी रोशनी फंग जियोगे पर चमकी और तुरंत फीकी पड़ गई। इसका मतलब था कि फंग जियोगे का इमॉर्टल किलर मूव, यांग पास ट्यून, अपनी टाइम लिमिट तक पहुंच गया था। उसी अब दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 14 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं था। फंग जियोगे पहले ही बैटलफील्ड छोड़ चुका था। यांग पास ट्यून की टाइम लिमिट अब कोई मायने नहीं रखती थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का यह 1000 साल में एक बार दिखने वाला जीनियस धीरे धीरे जमीन पर उतरा और आसमान की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा अभी भी शालीन था, लेकिन उसकी तेवर चढ़ी हुई थी। काफी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली। वाकई क्या कमाल का आदमी है। वो जाहिर है अपने बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि फैंग युआन के बारे में। कुछ समय पहले फैंग युआन फंग जियोगे की नजरों में एक चींटी था। ज्यादा दिन नहीं हुए, भले हाई फैंग युआन ने इमॉर्टल्स के एक ग्रुप की ताकत इकट्ठा कर ली थी, वो फंग जियोगे का मुकाबला नहीं कर सका, उस पीछे हटना पड़ा था। लेकिन पिछली लड़ाई में फंग जियोगे कमजोर पड़ गया और यूज बैटलफील्ड से पीछे हटना पड़ा। ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ था कि फंग जियोगे को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फैंग युआन की नींव शुरू से ही गहरी थी,
वो भविष्य से पुनर्जन्म लेकर आया है और उसके पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा जायंट्स उनकी असली विरासत है, और अब वो शैडो सेक्ट का लीडर है जिसके पास स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की जमा पूंजी है। वो एक सोए हुए ज्वालामुखी जैसा है, अगर यूज थोड़ा वक्त मिल जाए तो वो ऐसे लावे के साथ फटेगा जो आसमान तक जाएगा। इस बार उसका फटना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये होना ही था। ऐसे आदमी को वकाई पूरी ताकत से मार देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। लेकिन हेवनली कोर्ट रेड लोटस की असली विरासत हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये काफी नादानी है। पहली बार फंग जियोगे ने हेवनली कोर्ट की योजना पर शक और असहमति महसूस की। हेवनली कोर्ट में फेरी जी वेई सोच रही थी। उसने पिछली लड़ाई फंग जियोगे के जरिए देखी थी। फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ गई थी। ना सिर्फ फंग जियोगे हैरान था, बल्कि ये महान विजडम पाथ की एक्सपर्ट भी चौंक गई थी। फंग जियोगे जैसी हाई एक भावना फेरी जी वेई के मन में भी उठी। फैंग युआन की फाउंडेशन बहुत गहरी थी, वो 3 वेनरेबल से जुदा हुआ था और अपने पुनर्जन्म के फायदे के साथ उसने सिर्फ कुछ साल में एक मोर्टल से गु इमॉर्टल बनने का सफर तय किया। और इससे भी ज्यादा, पिछली लड़ाई के बाद उसने फंग जियोगे से बराबरी की टक्कर दी। वो एक ऐसा शख्स था जिसे रैंक 8 वाले भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उसका सुधार बहुत तेजी से हो रहा था। अगर उसके पास सिर्फ अचानक मिले मौके होते, जैसे मा होंगयो के पास तो ठीक था, उसकी चिंता करने लायक कोई बात नहीं थी। डरावनी बात फैंग युआन का व्यक्तित्व था। ऐसा डिमोनिक पाथ कल्टीवेटर जिसके इरादे बुलंद थे, साथ ही उसके पास नैतिकता की कोई कमजोरी नहीं थी। उसने हमेशा बिना हार माने या निराश हुए कड़ी मेहनत की थी। वो कठिनाइयों को सह सकता था और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लो प्रोफाइल रह सकता था, कुर्बानियों या अनैतिक तरीकों की परवाह किए बिना। ये कल्पना करना मुश्किल था कि किन अनुभवों ने उस ऐसा इंसान बना दिया था। पुनर्जन्म के बाद से फैंग युआन ज्यादातर हेवंस विल के कंट्रोल में था। यी टियन माउंटेन की लड़ाई के बाद उसने हेवंस विल की पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो ड्रीम रेल्म में एक्सपोज हो गया। उसका कल्टीवेशन का सफर हमेशा मुश्किलों और बाधाओं से भरा रहा है। अगर यूज शांति से कल्टीवेट करने के लिए थोड़ा समय मिल जाए तो उसकी ताकत में वृद्धि अकल्पनीय होगी। सतर्कता। फेरी जी वेई को अपने दिल में फैंग युआन के प्रति हल्की सी सतर्कता महसूस होने लगी थी। फैंग युआन का अस्तित्व अब उसके लिए एक खतरा था। वो उस खत्म करना चाहती थी। जितनी जल्दी वो उस खत्म कर सके उतना ही बेहतर। ऐसा सोचते हुए फेरी जी वे का मारने का इरादा तेजी से बढ़ गया। जी वे, इतना टेंशन मत लो। इस पल एक धीमी आवाज फेरी जी वे के कानों में पड़ी। यूजी इस आवाज का गहरा प्रभाव था। उसने मुड़कर देखा तो वकाई ड्यूक लॉन्ग थे। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, आप सक्लूजन से बाहर आ गए? फेरी जी वे हैरान और बहुत खुश थी। ड्यूक लॉन्ग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। इसका मतलब स्पेक्ट्रल सोल को? हाँ, मैंने यूज पूरी तरह से दबा दिया है, लेकिन उसकी सोल सर्च करना मुश्किल है। कोई असर दिखने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ड्यूक लॉन्ग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आह! फेरी जी वे के चेहरे पर खुशी थी, उसकी इल्म जिंदगी से चमक रही थी। इतनी अच्छी खबर ने उसका मूड बेहतर कर दिया था, वो पहले जैसी स्ट्रेस्ड नहीं थी। ड्यूक लॉन्ग ने जारी रखा, रेड लोटस की असली विरासत के सामने फैंग युआन सच में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डेमन है। फेरी जी वे हिचकिचाए। वो इसलिए क्योंकि तुम रेड लोटस डेमन वेनरेबल को नहीं समझती। ड्यूक लॉन्ग ने आहें भरी, उसके शब्दों में गहरी भावनाएं थी। रेड लोटस ने 7 असली विरासतें स्थापित की, लेकिन हमारा हेवनली कोर्ट पूरी कोशिश के बाद भी एक नहीं ढूंढ पाया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने उनमें से एक हासिल कर ली। जब तक हमारे पास ये सुराग है, हम रेड लोटस की बाकी सभी विरासतों को ढूंढकर उन्हें नाश कर सकते हैं। ने समझ गई, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग। फेरी जी वे की नज़र गंभीर थी। हमारे पास एक टाइम पाथ रैंक 8, फंग जियोगे, और रिवर ऑफ टाइम में 2 और रैंक 8s हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ड्यूक लॉन्ग ने मुस्कुराया। तुम विजडम पाथ की ग्रेट ग्रैंड मास्टर हो, मैं नहीं। अगर तुम सब अरेंज कर रही हो तो मैं निश्चिंत हूं। आगे मैं इस महान युग के ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल को मेंटर करूंगा। ओह हाँ, दुनिया में ऐलान कर दो कि हमने स्पेक्ट्रल सोल को जिंदा पकड़ लिया है। हेवनली कोर्ट बहुत समय से शांत रहा है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को पता चले कि हेवनली कोर्ट हमेशा दुनिया की नंबर 1 सुपर फोर्स रहेगा। निस समझ गई। फेरी जी वे ने गहरी सांस ली, ड्यूक लॉन्ग को जाते हुए देखते हुए। वेस्टर्न डेजर्ट। सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल गू फॉर्मेशन के अंदर फैंग युआन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में कंसंट्रेट कर रहा था। इमॉर्टल एपर्चर के अंदर एक और एक्टिव इमॉर्टल गू फॉर्मेशन था। सेल्फ क्लेंजिंग फॉर्मेशन की तुलना में
यह इमॉर्टल फॉर्मेशन बहुत छोटा था, लेकिन इसमें अभी भी डूक और इमॉर्टल गू थे। एक पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विरासत से विजडम पाथ इमॉर्टल गू था, दूसरा वू क्लैन से ब्लड लाइन इमॉर्टल गू था। हजारों इमॉर्टल गू के साथ एक इमॉर्टल गू फॉर्मेशन बनाया गया था, ब्लड रेड इमॉर्टल एसेंस फॉर्मेशन। भारी मात्रा में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को इमॉर्टल फॉर्मेशन में भेजा गया और तेजी से लाल खजूर जैसे इमॉर्टल एसेंस बीड्स में बदल गया। फैंग युआन अपना इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज भर रहा था। पिछली लड़ाई में भले ही उसने फंग जियोगे को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, उसने बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च कर दिया था। उसका सबसे बड़ा खर्च रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील से आया था, उसके बाद मिरियड ड्रैगन से। नए मिरियड सेल्फ किलर मूव का खर्च भी पहले से ज्यादा था, क्योंकि वो सेल्फ विल पैदा करने के लिए सेल्फ लव इमॉर्टल गू और अफेक्शन इंडू इमॉर्टल गू का इस्तेमाल कर रहा था। ये कोई नुकसान नहीं था। ज्यादा ताकतवर इमॉर्टल किलर मूव्स ज्यादा इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल करते हैं, ये आम बात थी। लेकिन ये फैंग युआन की कमजोरी थी। फैंग युआन हाल ही में रैंक 7 बना था, उसके पास ज्यादा एक्यूमुलेशन नहीं था। इमॉर्टल एपर्चर की कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस की चिंता की वजह से उसके इमॉर्टल एपर्चर की टाइम रेट भी अपनी लिमिट तक धीमी कर दी गई थी। ब्लड रेड इमॉर्टल एसेंस फॉर्मेशन बहुत एफिशिएंट था। जल्द ही फैंग युआन ने वू क्लैन से माइल सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स इस्तेमाल कर लिए। फैंग युआन ने लंगिया सेक्ट से माइल इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को भी ब्लड रेड इमॉर्टल एसेंस फॉर्मेशन में भेजे दिया। उसका रेड डेट इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। मेरी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मैं अब फंग जियोगे के बराबर हूं। एक ही कमी है कि मिरियड सेल्फ के लिए पहले से तैयारी की जरूरत है। अगर मैं किसी सरप्राइज बैटल में फंस गया तो ये एक प्रॉब्लम होगी। फंग जियोगे के खिलाफ फैंग युआन रिस्क लेकर लड़ाई में मिरियड सेल्फ एक्टिवेट कर सकता था, लेकिन रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के खिलाफ फैंग युआन को तुरंत रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह अगर उसने मिरियड सेल्फ की मदद के बिना रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिवेट किया तो वो दूसरे किलर मूव्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ चुपचाप मार खा सकेगा। जब इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव पूरी तरह से हट जाएगा तो मुझे रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी में जाकर रेड लोटस की असली विरासत हासिल करनी चाहिए। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने वो विरासत ले ली, लेकिन यूएस में रेड लोटस का असली मतलब अनंत है। अगर मैं न्यूज़ हासिल कर सका तो मैं अपना टाइम पाथ अटेनमेंट लेवल कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल तक बढ़ा लूंगा। शैडो सेक्ट की इंफॉर्मेशन में वेस्टर्न डेजर्ट में रिवर ऑफ टाइम की 2 ट्रिब्यूटरीज उनके कंट्रोल में थी, लेकिन पहले फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट के लिए जाल बिछाने के लिए एक पहले ही इस्तेमाल कर ली थी। ए फ्लैट सिर्फ एक ही बची थी और रिवर ऑफ टाइम की ये ट्रिब्यूटरी ऐप फैंग युआन का निशाना थी। अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह थी जहां फैंग युआन नहीं जा सकता था। सदर्न बॉर्डर में वू क्लैन और दूसरे लोग उसका पीछा कर रहे थे। नॉर्दर्न प्लेन्स में लॉन्जेविटी हेवन और हुआंग जिन ट्राइब्स अस पर हमला करेंगे। सिर्फ वेस्टर्न डेजर्ट और ईस्टर्न सी में फैंग युआन को घूमने में कम प्रेशर था। ऑफ कोर्स वो ईस्टर्न सी जा सकता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए यूज सेंट्रल कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न प्लेन्स या सदर्न बॉर्डर में से किसी एक को पार करना पड़ता। ईस्टर्न सी में रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरीज थी, लेकिन वहां जाने की तुलना में फैंग युआन वेस्टर्न डेजर्ट वाली का इस्तेमाल कर सकता था। चैप्टर 1428 फिशिंग फॉर ईयर बीस्ट्स। ये आसमान बहुत विशाल था, ये चमकीली लाल रोशनी से भरा हुआ था, जैसे पूरा आसमान ऑरोरा से भरा हो। मूल रूप से यहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अब एक विशाल इमॉर्टल गू फॉर्मेशन आसपास तैर रहा था। इस इमॉर्टल गू फॉर्मेशन से टाइम पाथ की शानदार ऑरा निकल रही थी। यह साफ तौर पर एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू फॉर्मेशन था। इस फॉर्मेशन के अंदर फैंग युआन, बाइनिंग बिंग, हे लूलैन, फेरी मियाओयिन, लेडी व्हाइट रैबिट और यिंग वूजी सतर्कता से इंतजार कर रहे थे। यह टाइम पाथ इमॉर्टल गू फॉर्मेशन काफी समय से एक्टिवेट किया हुआ था। इसमें कोर के रूप में रैंक 7 ईयर गू का इस्तेमाल किया गया था, जिसके साथ सप्लीमेंट्री रैंक 8 टाइम पाथ इमॉर्टल गूयर्स फ्लो लाइक वाटर भी था। सभी इमॉर्टल फॉर्मेशंस के कोर जरूरी नहीं कि हायर रैंक गू हों, जैसे कि इस इमॉर्टल गू फॉर्मेशन में रैंक 8 ईयर्स फ्लो लाइक वाटर सप्लीमेंट्री इमॉर्टल गू के रूप में था। यह इमॉर्टल गू फॉर्मेशन हे फैन की असली विरासत से आया था। इसका मुख्य उद्देश्य इमॉर्टल एपर्चर में रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी से जुड़ना था। रैंक 7 ईयर गू और रैंक 8 ईयर्स फ्लो लाइक वाटर की ऑरा को बाहर भेजकर साल के जानवरों ईयर बीस्ट्स को आकर्षित करना था। इस इमॉर्टल फॉर्मेशन का नाम ही फैन ने इमेमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन रखा था। नाम काफी दिलचस्प था। दूसरे लोग मछली पकड़ते थे, जबकि ही फैन साल के जानवर पकड़ता था, और असल में
वो इमेमोरियल ईयर बीस्ट के पीछे जाता था। जब से ही फैन ने रैंक 8 ईयर्स फ्लो लाइक वाटर बनाया था, यूसेस इमॉर्टल गू की कमी के बारे में पता चल गया था। इसकी ऑरा इमेमोरियल ईयर बीस्ट के लिए बहुत आकर्षक थी। ये संभव था कि इमेमोरियल ईयर बीस्ट इमॉर्टल गू की गंध का पीछा करते हुए रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी का इस्तेमाल करके उसके इमॉर्टल एपर्चर में घुस जाएं। इसलिए ही फैन ने कई तरीके आजमाए और कई समाधान सोचे। उसने पहले एस टाइम पाथ इमॉर्टल गू फॉर्मेशन के बारे में सोचा, जो फैंग युआन ने पहले फंगजियुगे पर इस्तेमाल किया था, जिससे वो रिवर ऑफ टाइम में फंस गया था। यह फॉर्मेशन रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी को नष्ट कर सकता था और उसके इमॉर्टल एपर्चर में समय को सील कर सकता था ताकि इमेमोरियल ईयर बीस्ट अंदर ना आ सके। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। एक बार समय रुक गया तो कोई भी रिसोर्स बढ़ नहीं सकता था। गू वॉर्म्स का भी इमॉर्टल एपर्चर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि किसी भी गू वर्म को एक्टिवेट करने के लिए समय की जरूरत होती है, भले ही वो सिर्फ एक पाल के लिए हो। किसी भी प्रगति के लिए समय की जरूरत होती है। इसलिए एक बार इस मेथड का इस्तेमाल किया गया तो गू इमॉर्टल को गू वॉर्म्स को इमॉर्टल एपर्चर से बाहर निकलकर अपने शरीर में रखना पड़ता। ये बहुत खतरनाक था, खासकर लड़ाई में उनके दुश्मन द्वारा नष्ट होने का खतरा होता था। हे फैन अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसने इस मूव को सिर्फ आखिरी उपाय के रूप में बनाया था, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं था। उसने रिसर्च जारी रखी। उस जल्द ही पता चला कि जब तक एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट उसके इमॉर्टल एपर्चर में रहता है, दूसरे इमेमोरियल ईयर बीस्ट यूज महसूस करेंगे और सोचेंगे कि यह उस इमेमोरियल ईयर बीस्ट का इलाका है। भले हाई ईयर्स फ्लो लाइक वाटर अत्यंत आकर्षक हो, दूसरे इमेमोरियल ईयर बीस्ट घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए ही फैन ने पहले एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट की ऑरा की नकल करने का तरीका सोचा, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल आम था, वो सफल नहीं हुआ। अगले उसने अपने खुद के इमेमोरियल ईयर बीस्ट पालने पर विचार किया, लेकिन उसका ग्रोटो हेवन बड़ा नहीं था। वो पहले से हाई रिसोर्सेज से भरा हुआ था। एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट के रहने के लिए माहौल बनाना मुश्किल था। इसके अलावा एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट को पालने के लिए यूज एंशिएंट ईयर बीस्ट को पालने से शुरू करना पड़ता। आखिरकार ट्रेजर येलो हेवन इमेमोरियल ईयर बीस्ट नहीं बेचता था और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता था। इस समय ही फैन के पास पहले ही कम उम्र बची थी। दोनों तरीके काम नहीं आए। ही फैन ने एक और तरीका सोचा। वो ईयर्स फ्लो लाइक वाटर का इस्तेमाल करके एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसलिए उसने एक इमॉर्टल किलर मूव बनाया। उसका एंस्लेवमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर था। यह ट्रांसफॉर्मेशन पाथ जितना बुरा नहीं था। उसने ईयर बीस्ट समनिंग बनाने में सफलता हासिल की, लेकिन यह किलर मूव सिर्फ एंशिएंट ईयर बीस्ट को हाई समन कर सकता था। इमेमोरियल ईयर बीस्ट को आकर्षित करना आसान नहीं था। अपने जीवन के आखिरी पलों में उसने इमेमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन बनाया। यह इमॉर्टल गू फॉर्मेशन इमेमोरियल ईयर बीस्ट को आकर्षित कर सकता था, लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो सिर्फ फिशिंग कर रहा था, ना कि समनिंग। पकड़े गए इमेमोरियल ईयर बीस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। हे फैन का मूल कॉन्सेप्ट एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट को अपने नियंत्रण में समन करना था। अपनी मौत के बाद भी वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। ये काफी शर्म की बात थी। अगर उसके पास और समय होता तो वो शायद सफल हो जाता। सुंदरता समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती। सच तो यह है कि जीनियसेस के साथ भी यही होता है। अगर फैंग युआन के पास समय होता तो वो ही फैन के आइडिया पर चलता और इस रास्ते पर आगे बढ़ता। समय के साथ वो एक ऐसा इमॉर्टल किलर मूव बना लेता जो सीधे इमेमोरियल ईयर बीस्ट को समन करता। ये एक असली विरासत थी। उत्तराधिकारी पूर्वज की असली विरासत को लेता है और सिर्फ उसकी नकल करने के बजाय वो उसके अंदर के डिटेल्स को सुधारता और बेहतर बनाता है। विरासत में अपना रंग मिलाकर उस फिर से आगे बढ़ाता है। एक असली विरासत सिर्फ एक तोहफा नहीं होती, उसमें योगदान भी देना पड़ता है। लेकिन फैंग युआन के पास अब विरासत को सुधारने का समय नहीं था। यूजीज इमेमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट को लुभाने के लिए करना था, फिर उस जबरदस्ती काबू करने के लिए किलर मूव 180 स्लेव्स का इस्तेमाल करना था। अगर ही फैन के पास 180 स्लेव्स होता तो उसने एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट हासिल कर लिया होता। अभी रिवर ऑफ टाइम में जाना मेरे लिए बहुत खतरनाक है। ना सिर्फ वो एक खतरनाक जगह है, बल्कि हेवनली कोर्ट ने वहां कुछ इंतजाम भी कर रखे हो सकते हैं। पहले जब फैंग युआन ने फंगजियुगे को फंसाया था, यूज रिवर ऑफ टाइम में भेजकर, फंगजियुगे आखिर में बच निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन फैंग युआन को इससे कुछ फायदा हुआ था। फंगजियुगे बच गया। हो सकता है ये उसकी अपनी काबिलियत की वजह से हो, या रिवर ऑफ टाइम के अंदर हेवनली कोर्ट के इंतजाम की वजह से।
चाहे जो भी हो, जब मेन रिवर ऑफ टाइम में घुसूंगा तो सबसे बुरा ये होगा कि मुझे रोका जाएगा और उनके द्वारा हमला किया जाएगा। और रिवर ऑफ टाइम के अंदर मुझे कोई टेरिटोरियल एडवांटेज नहीं है, मैं उसमें लड़ने में माहिर नहीं हूं। जब तक मेरे पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट ना हो। फैंग युआन ने बारीकी से प्लानिंग की थी, वो खुद को खतरे में नहीं डालने वाला था, उस पूरी तैयारी की जरूरत थी। चप चप चप। इसी समय रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी से आवाज आई। लगता है आखिरकार एक इमेमोरियल ईयर बीस्ट लुभा लिया गया। फैंग युआन की ईड़ चमक उठी, उसने जल्दी से इमॉर्टल गू फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया। गू फॉर्मेशन के अंदर रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी प्रकट हुई। एक विशाल बंदरज रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी के जरिए गू फॉर्मेशन को देख रहा था। उसकी उंगली हाथी के साइज की थी। वो रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी से ऐसे झांक रहा था जैसे वो एक छोटा सा झरोखा हो, दरवाजे के पीछे का नजारा देखते हुए। इस अंधेरे में इमेमोरियल ईयर मंकी फैंग युआन और बाकी लोगों को ढूंढ नहीं पाया, उसकी नजर पूरी तरह से ईयर्स फ्लो लाइक वाटर पर टिकी हुई थी। जैसे ही उसने रैंक 8 इमॉर्टल गू को देखा, इमेमोरियल ईयर मंकी की भूख बढ़ गई, उसके मुंह में पानी आने लगा। ईयर बीस्ट्स ईयर गू को भोजन के रूप में खाते थे, जबकि ईयर्स फ्लो लाइक वाटर इमॉर्टल गू ईयर गू पैदा कर सकता था। इमेमोरियल ईयर मंकी ने ईयर्स फ्लो लाइक वाटर को देखा, ये ऐसा ही था जैसे एक बफे देख लिया हो जिसमें कभी ना खत्म होने वाला खाना हो। चप चप चप। वो रिवर ऑफ टाइम में इधर उधर कूदने लगा और अपने कान और शरीर को खुजलाने लगा। अगले हाइपैल, उसने गहरी सांस ली और फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में घुसने की कोशिश की। यह बीस्ट के पास रिवर ऑफ टाइम से दुनिया में कहीं भी जाने की क्षमता थी। फैंग युआन ने पहले यह बीस्ट समनिंग का इस्तेमाल किया था, उसने उन्हें रिवर ऑफ टाइम से बुलाया था। यह बीस्ट तुरंत बाहर आकर बैटलफील्ड में प्रवेश करने में सक्षम थे। जब तक यूएस इलाके में रिवर ऑफ टाइम बीता है, यह बीस्ट प्रवेश कर सकते हैं। फैंग युआन का सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर भी कोई अपवाद नहीं था, लेकिन उसमें प्रवेश करना 5 रीजन्स और डू हेवंस में जाने से ज्यादा मुश्किल था। जैसे हाई स्पेस फटा, इमेमोरियल ईयर मंकी ने अपनी दोनों बाहें फैलाईं। अगले हाइपैल, उसकी रोएदार बाहों ने बाहर की तरफ खींचकर एक बड़ा सा छेद बना दिया। विशालकाय इमेमोरियल ईयर मंकी ने खुद को अंदर घुसा लिया। मेरा सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर सिर्फ एक ब्लेस्ड लैंड है, लेकिन ये पहले से हाई इमेमोरियल ईयर बीस्ट को समझ सकता है। लेकिन इमेमोरियल ईयर बीस्ट के लिए ये पिंजरा बहुत छोटा है, अंदर आना या बाहर जाना बहुत असुविधाजनक है। ये देखकर फैंग युआन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि अंदर आना और बाहर जाना मुश्किल था। जब वो लड़ेंगे तो इमेमोरियल ईयर मंकी आसानी से भाग नहीं पाएगा। इमेमोरियल ईयर मंकी के अंदर आने के बाद उसके पीछे का स्पेस जुड़ गया। चप चप चप। इमेमोरियल ईयर मंकी गुर्राया और सूंघने लगा। ईयर्स फ्लो लाइक वाटर की तेज और घनी ओरा को सूंघते हुए वो इमॉर्टल फॉर्मेशन पर झपटा। रंबल। इमॉर्टल फॉर्मेशन का डिफेंस बहुत मजबूत था, भले हाई इमेमोरियल ईयर मंकी उससे टकराया, वो हिला तक नहीं। उस समय जब ही फैन ने ये फॉर्मेशन डिजाइन किया था, उसने जाहिर है इस सिचुएशन के बारे में सोचा था। चैप्टर एंड।